हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है चंद्रघेना से लौटती बेर एंड टुडे वी विल कंप्लीट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। सो लेट्स बिगिन इट। फर्स्ट आई विल रिकैप लास्ट पार्ट। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित इस कविता में कवि चंद्रघेना नामक स्थान से लौटा है। वह खेत की मेड़ पर बैठकर गांव के अनुपम सौंदर्य को निहार रहा है। वह वहाँ पर अनेक प्रकार की फसलें देखता है। चने के पौधे को देखकर वह कल्पना करता है जैसे वह कोई छोटे कद का व्यक्ति है जो सजकर अपने सर पे गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर खड़ा है। वहीं अलसी उसे एक नई नवेली जिद्दी युवती की तरह लगती है और वह इतनी जिद्दी है कि वह चनों के बीच में हठपूर्वक उगाई है और अकेली खड़ी है, अपने अस्तित्व का परिचय दे रही है। वहीं सरसों के पौधे जिनमें अब फूल खिल गए हैं, जो लगभग अब परिपक्व हो चुके हैं, कवि को किसी युवती की तरह ही लगते हैं और ऐसी नवयुवती जो इतनी सयानी हो गई है कि उसने स्वयं ही अपने हाथ पीले कर लिए हैं। तो इन सभी पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अनेक प्रकार से गांव की संस्कृति से हमें परिचित कराया। गांव की परंपराओं को भी उसने उभारा है, जैसे कि हाथ पीले करना। हमारे गांव में एक रस्म होती है, एक परंपरा है, जब लड़कियों का विवाह किया जाता है तो वो गांव की संस्कृति को ही हमें दर्शा रहा है कि किस तरह से गांव में प्रेम, भाईचारा, सहानुभूति और परंपराएं आज भी जीवित हैं और उसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रही हैं। वहीं नगरीय जीवन में ये सब हमें देखने को नहीं मिलता है। तो लेट्स बिगिन टुडेज पार्ट। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि इस विज़न में, विज़न का मतलब है दृश्य, दृश्य मतलब इस क्षेत्र में जहाँ पर हरे भरे पौधे हैं, फसलें हैं, लोगों में प्रेम है, आपसी सहयोग है, सहानुभूति है, ये जो भूमि है ये अधिक प्रेममयी है। यहाँ लोगों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम है। जबकि व्यापारिक नगर में, जो एक नगरीय जीवन है, उनका जीवन व्यापार से भरा है, अर्थात वो धन संपत्ति के पीछे दौड़ते रहते हैं, एक व्यस्त जीवन जीते हैं। उनके बीच में ना तो प्रेम होता है, ना ही सहानुभूति होती है। तो इस तरह से एक जो गांव का जीवन है, गांव की जो भूमि है, वो अधिक प्रेममयी है और इसलिए वो अधिक उपजाऊ है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वो भी लहरियाँ। और उस तालाब के नीले जल में, जो उसकी तली में, तालाब के तल में कुछ कभी कभी घास उगाती है, तो वो उस नीले रंग के जल से वो दिखाई देती है। तो कवि कह रहा है कि उस तालाब के नीले जल में, तली में भूरे रंग की घास भी आई है और जैसे ही उस तालाब के जल में कोई हलचल होती है, अर्थात जब लहरें उठती हैं, तो उन लहरों के साथ साथ वो घास भी लहराने लगती है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चकमकाता। अब इन दो पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जो तालाब है उसमें सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और उन किरणों के प्रकाश से एक रेखा बनती है जो काफ़ी चमकदार है। कवि को वो किसी चांदी के खंभे जैसी प्रतीत होती है, किंतु यहाँ पे इसका एक और अर्थ, उसने एक और अर्थ व्यक्त किया है। जो प्रतीकात्मक अर्थ है वह यहाँ पे नगर के जीवन की चमक दमक को भी व्यक्त कर रहा है। जो नगर के लोग होते हैं वो नगरीय जीवन की चमक दमक, उसकी धन संपत्ति और वहाँ की जो लोभ लालच की जो भावनाएं हैं, उसमें इस कदर डूब जाते हैं कि वो इस अनुपम प्रकृति के सौंदर्य को देख ही नहीं पाते। उनकी आंखें उस चमक दमक में अंधी हो जाती हैं। इसीलिए कवि कहता है कि जो नगर का जीवन है वो उससे गांव का जीवन अधिक उत्तम है।
हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और कवि कहता है कि उसी तालाब में कहीं किनारे कुछ पत्थर पड़े हैं और वो पत्थर ऐसा लगता है कि मनुष्य हैं जो सदियों से वहाँ पानी पी रहे हैं, अभी तक उनकी प्यास नहीं बुझी है। तो इस तरह से फिर से कवि ने एक मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। उसने कहा कि पत्थर पानी पी रहे हैं। पानी पीना तो मानवीय क्रिया है ना, फिर भी पत्थरों के लिए प्रयोग की है, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। अब देखिए इन्हीं पंक्तियों में कवि ने कुछ जलीय जीवों का भी वर्णन किया है। उनमें से ही एक बगुला है जो अपनी चालाकी के लिए समाज में जाना जाता है। अब बगुला जो है वो जल में एक टांग पर ऐसा लगता है समाधि लेकर खड़ा है। वह ध्यान में है और नींद में भी है, तो उसने ध्यान लगा रखा है, किंतु जैसे ही वह जल में कहीं मछली की हलचल पाता है, तुरंत अपने ध्यान को तोड़कर उस मछली को अपनी चोंच से अपने गले में उतार लेता है। तो यहाँ पे कवि बगुले के माध्यम से समाज के उन ढोंगी और आडंबर करने वाले लोगों की तरफ संकेत कर रहा है जो अवसर परस्त होते हैं। अवसर की तलाश में वह अनेक प्रकार से अपने आप को अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं, ढोंग करते हैं, और जैसे ही उनका स्वार्थ सिद्ध होता है वह अपना असली रूप दिखा देते हैं। आगे कवि कहता है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अब कवि उस तालाब के ऊपर एक चिड़िया को उड़ते देखता है जिसका माथा काला है और जिसके पंख सफ़ेद हैं। कवि को वह समाज के उन व्यक्तियों जैसा मानता है, उनका प्रतीक मानता है जो समाज में ऊपर से अर्थात अपने बाहरी व्यवहार से, बाहरी जो उनकी पहचान है वो एक समाज के हितैषी के रूप में होती है, समाज के शुभचिंतक के रूप में होती है, किंतु अंदर ही अंदर वो समाज में भ्रष्टाचार और आतंक फैलाते हैं, समाज को खोखला करते हैं। तो कवि ने यहाँ पर इस चिड़िया को समाज के स्वार्थी और दिखावा करने वाले लोगों का प्रतीक माना है। अब कवि के अनुसार वो चिड़िया तालाब के ऊपर मंडराती रहती है और जैसे ही वो एक चंचल मछली उस जल में देखती है तो झपाटे से उसे पकड़कर और आकाश में उड़ जाती है। तो यह वही लोग होते हैं जो समाज में अपने मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे ही उनका अवसर निकलता है, उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, वह अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो बगुला और यह चिड़िया दोनों ही लगभग समाज के उन ढोंगी और आडंबर करने वाले लोगों के प्रतीक हैं। तो इस तरह से कवि ने इन पंक्तियों में गांव के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए जलीय जीवों के माध्यम से नगर के कुछ स्वार्थी और ढोंगी लोगों की तरफ भी संकेत किया है, उन पर व्यंग किया है। तो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड दीज लाइन्स. नाउ लुक एट द slide. There are some word meanings, important facts and question answers for the practice. Complete these all and next video will cover last part of this video. Till that time, be happy, be healthy. Thank you. Have a good day.